हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। राम राम। पीछे से आवाज़ नहीं आती जब भी मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ, क्या बात है? पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। चलिए, चौको। प्रायद्वीपीय भारत चलेगा आज, राइट? कल हेडिंग भी लगवाई थी प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, ठीक है ना? चीज़ों को समझना और उसके बाद में छापना। ओके, यस, ध्यान दें। देखिए, प्रायद्वीप भारत किसको कहते हैं? जी सर। आज हम प्रायद्वीपीय भारत का पठारी प्रदेश पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रायद्वीपीय भारत में एक चीज़ नहीं, हम दो चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमुख पठार व पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ बोल दें, पर्वत बोल दें, कोई दिक्कत नहीं। हमने हिमालय हम लोग पढ़ चुके हैं, हिमालय की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था मैदान। क्या पढ़ा था? मैदान। मैदान की हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज जो चलेगा वो कुछ ये भाग है। यस, और ये भाग आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, प्रायद्वीपीय इस प्रदेश की। ठीक है, जो आपको यहाँ पर ये गुलाबी कलर में दिख रहा है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे, राइट? ये पठारी प्रदेश कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है और इस भाग के यहाँ तक और इसका यहाँ से यहाँ तक अगर लाइन देखें तो ये लगभग 1700 किलोमीटर है। कितनी है? 1700 किलोमीटर। और ये देखें तो ये कितनी है? 1400 किलोमीटर। क्लियर? ये प्रायद्वीपीय भारत के अंदर बहुत सारी पठार और पहाड़ियाँ आती हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और साथ साथ में ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये भी किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। ओके, देखिएगा, प्रायद्वीपीय जो भारत है इसमें आज प्रमुख पठार और पहाड़ियाँ चलेंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस पठारी भाग की हम अगर विस्तृत चर्चा करें तो कुछ इस प्रकार से, ये भाग गोंडवाना भूमि का, कौन सी भूमि का भाग? याद करिएगा, मैंने दो चीजें बताई थी आपको, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। बीच में बताया था 33 सागर। तो वास्तु में जो ये प्रायद्वीप भारत, लिखना नहीं है, कुछ बालिकाएं लिख रही हैं, ध्यान दें। तो ये जो प्रायद्वीपीय जो भारत है वो भाग है साहब किसका? गोंडवाना भूमि का। कौन सी भूमि का? हम कह सकते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम, भारत का सबसे प्राचीनतम, यस,
भौतिक प्रदेश। कौन सा? गोंडवाना। सारे भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितने वर्ग किलोमीटर में है साहब? 16 लाख वर्ग। सारे भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा। ठीक है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये ऊपर अरावली तक गया हुआ है। अब कुछ बच्चे यहां पर देख पा रहे हैं कि ये कुछ भाग बने हुए हैं, ये कुछ अवशेष बचा हुआ इधर। ये चौथा भौतिक प्रदेश है जिसको कहते हैं तटवर्ती मैदानी प्रदेश, तटीय मैदान। राइट। यानी यहां से जो निकल के नदियां अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी तो अपने साथ में बहुत सारा अवसाद ला करके जो है किनारों पर बसा रही थी और बिछा रही थी, और जो कि क्या बन गए? मैदान बन गए। ओके, बहुत अच्छे से फीड हुआ होगा दिमाग में। हिमालय हमने पढ़ा, उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? मैदान। राइट, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये पूरा इलाका जो आप देख पा रहे हैं, यस, ये सारा का सारा किसका भाग है? मैदान का। अरे किसका भाग है? मैदान, उत्तर भारत। तो तीसरा जो चलेगा वो है प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ प्रमुख पठार और पहाड़ियाँ। प्रमुख पठार व पहाड़ियाँ। ध्यान देना बहुत अच्छे से। क्लियर? ये है पहाड़ियाँ। अरे क्या है? पहाड़ी। अब कुछ पठार भी देखते हैं। पहले पहाड़ियों का हम नाम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए। नंबर 1 क्या नाम है? वेरी गुड, अरावली। अरावली वास्तव में किसका भाग है? अरावली, ओके, अरावली। नंबर 2 पर विंध्याचल, क्या नाम है? नंबर 3 पर सतपुड़ा, क्या नाम है? नंबर 4 पर जो है आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट, ये अन्य नाम है सह्याद्री, क्या नाम है? फिर नंबर 5 पर जो आप दिखाई दे रहे हैं ये, इसका नाम है नीलगिरी, क्या नाम है? सब पहाड़ियाँ। ठीक है। फिर नंबर 6 यस, पूर्वी घाट। नंबर 7 मेघालय की पहाड़ियाँ। इसकी पहाड़ियाँ 3 पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, इन तीनों के मैं नाम छापता हूँ। गारो, खासी, नोट खासी, और जयंतियाँ। राइट। नंबर 7 में देखें आप, 1 2 3। फिर नंबर 8 किसकी पहाड़ियाँ? असम की 2 पहाड़ियाँ फेमस हैं, मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा, यानी कि ये जो पठार है वो कुछ इस प्रकार से बट जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कुछ इस प्रकार से बट जाता है। ऊपर तो मैदान आ ही गया, और आगे क्या? यस, ये राइट।
अब इसी के अंदर कुछ पठार भी देखने को मिलते हैं, वो कुछ इस प्रकार से। एक, दो, तीन, चार। नंबर 1 मेवाड़ का पठार। किसका पठार? नंबर 2 मध्य भारत का पठार। जहाँ जहाँ पर मैंने नंबरिंग डाली हुई है ध्यान दें उसको। नंबर 3 बुंदेलखंड का पठार। नंबर 4 मालवा का पठार। कितने हो गए टोटल? 10। ठीक है। नंबर 5 बघेलखंड का पठार। नंबर 6 दक्कन का पठार। नंबर 7 दंड कारण्य का पठार। नंबर 8 छोटा नागपुर का पठार। नंबर 9 मेघालय का पठार। और नंबर 10 कर्बी ओंगलोंग। और कर्बी ओंगलोंग का पठार जो है वास्तव में किसके अंदर है? असम। अरे किसमें है? असम। क्लियर? तो ये प्रमुख पहाड़ियाँ और पठार हम पढ़ेंगे किसके अंदर? प्रायद्वीपीय भारत में। कुछ बच्चों ने इनके नाम सुन रखे होंगे और कुछ बच्चों ने पहली बार सुने होंगे, लेकिन ध्यान रखना हमारी इस ज्योग्राफी की क्लास की जो ये तैयारी होगी ये आपकी जीवन की पहली और सबसे अंतिम तैयारी होगी। अंतिम मतलब दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। राइट? मैं तमाम प्रश्नों का जो भी राजस्थान लेवल पे प्रश्न पूछे गए हैं, इंडिया लेवल पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, अपने इन नोट्सों से सब प्रश्न आपको PYQ में करवा करके दिखाऊंगा। आप अगर पढ़े होंगे और आपने यहाँ क्लास के अंदर दिमाग से यहाँ पर बैठे होंगे, आपका दिमाग या आपकी जो है पूरा शरीर यहीं पर ही रहा होगा। शरीर क्लास में रहता है लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा होता है कि बढ़ाओ सलमान खान के गोली कौन काट दे कोई, ये भाई साहब मैं हमारे तो शादी है नवंबर में, बढ़ाओ दिवाली बाद में क्या करूँ, दिवाली पर मैं क्या पहनूं। अगर ऐसा दिमाग आपका चल रहा है तो आप एक छात्र जीवन में नहीं जी रहे। क्या तो आपकी ज़िंदगी बहुत मज़े में है या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन है। मज़े में रहती है तब कोई टेंशन नहीं रहती है कि फुल कोई दिक्कत नहीं है, बाप दादाओं की खूब करोड़ों की ज़मीन पड़ी है बेच देला। फिर दूसरा बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, वो सोचता है कि जब बकवासबाजी है, सामने आता है भौंक के चला जाता है, सब मैं जो चाहूँगा वही होगा, अगला चाहेगा वो नहीं होगा। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। क्लियर? यस। होगा वही जो राम रच राखा, मेरे कहने से भी कुछ नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रायद्वीपीय भारत आज हम पढ़ रहे हैं और प्रायद्वीपीय भारत सबसे ओल्डेस्ट एरिया है, एक रीजन है, एक क्षेत्र है जिसको हम गोंडवाना भूमि का पार्ट मानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई, इनकी पहाड़ियों के अंदर कई प्रकार की चोटियां भी मिलती हैं। जो भी हम ये पहाड़ियां मैंने यहाँ पर बनाई हैं रेड कलर में, ये सब की सब पहाड़ियां हैं। इनकी ऊंची चोटियों के नाम भी हम लिखेंगे, प्रत्येक पहाड़ी की कौन सी पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, किस पहाड़ी से कौन सी क्या नदी निकल रही है, कुछ विशेष बात होगी, चर्चा करेंगे।
किसी पठार से कौन सी नदी बह रही है, किस कोई विशेष प्रकार का कोई खनिज निकलता है, हम बात करेंगे। ये जो एरिया है सबसे ओल्डेस्ट है और भारत में सबसे ज्यादा खनिज संपन्न क्या है, क्षेत्र है। सबसे ज्यादा खनिज इन्हीं क्षेत्रों के अंदर निकलता है। अगर हम यहाँ पर अरावली की बात करें तो आपके राजस्थान के अंदर अरावली को जो सबसे ज्यादा खनिज जो है अरावली के अंदर निकलते हैं। पूरे राजस्थान में लगभग 82 प्रकार के 82 टाइप्स के खनिज हैं, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का क्या हो रहा है, खनन हो रहा है। खनन मतलब निकालना। खनिज जब हम पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा खनन क्या होता है, भंडार क्या होता है, विदोहन क्या होता है, कूपकी किस प्रकार के खनिजों से कूपकी किस प्रकार के खनिजों की प्रक्रिया होती है निकालने की, विवर्त किस प्रकार के खनिजों की निकालने की प्रक्रिया होती है, शब्द आपके लिए नए हैं, पढ़ने के बाद में कोई नया नहीं रहेगा आपके लिए। इसलिए आपका दिमाग, आपका मन, आपका चित्त जो भी है सब यहीं रखें, ठीक है। यस, बाकी सब चीज़ें बाहर रखें। भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग जो है 900 से 1100 मीटर। क्लियर? ये जो आप देख रहे हैं इसको मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती उच्च भूमि। और कई बार इसमें प्रश्न पूछा गया कि भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर पठारों की श्रृंखला बताइए। तो ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 आपको जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये मध्यवर्ती उच्च यानी ऊपर उठी हुई भूमि। ओके, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में पठार हैं, कौन कौन से हैं? मध्य भारत, बुंदेलखंड, मालवा। ओके, यस, मेरे साथ में रिपीट करेंगे। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत किस भूमि का भाग है? प्रायद्वीपीय भारत जो है सबसे कैसा है? कितने वर्ग किलोमीटर में? उत्तर से और दक्षिण की लंबाई बोले तो, पूर्व से पश्चिम बोले तो, औसत ऊंचाई बोले तो। प्रायद्वीपीय भारत में क्या होता है? पहाड़ियाँ कितनी हैं? प्रमुख मतलब 8, और भी हो सकती है। यस, एक कौन सी? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, अरे पांचवी नीलगिरी, छठी, सातवीं और 8वीं मेघालय की पहाड़ियों में कितनी पहाड़ियाँ? कौन कौन सी? और मिकिर और रेंगमा किसके अंदर है? मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा किसमें है? असम। पठार कितने हैं? और कितने हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि में कितने पठार? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, बोल नहीं पाए, दंडकारण्य, वापस बोले, दंडकारण्य, 8वां, 9वां, 10वां। करबी ओंगलोंग कहाँ है? यहाँ है, असम में। 10वां कौन सा है? 9वां कौन सा है? 8वां कौन सा है? 7वां दंडकारण्य, वो बस बोलो, दंडकारण्य, वापस बोले, दंडकारण्य, वापस बोले, दंडकारण्य। छठा ढक्कन नहीं, ढक्कन, कई लोग दिमाग से ढक्कन होते हैं, वो नहीं है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ढक्कन होते हैं कई लोग, दक्कन का पठार। ओके, यस। और 5वां बोलो, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, छाप डालो। मेरा गुस्सा बहुत खराब, बहुत खराब है मेरा गुस्सा। डांडिया खेलता हूँ लट्ठों से, 4-4 फुट के लट्ठ होते हैं मेरे पास।
बाड़ा उतार लो। इसको मैप में बनाना अपन को, किस में बनाना है? मैप में। ध्यान रखना, जिनके पास नहीं है तो वो खरीद लेना, जो नहीं खरीद पा रहे हैं वो मुझे बता देना, ताकि चंदा उगा करके उनको खरीदवाने की कोशिश करें। इसको तो मैप में बनाना है, लेकिन आगे वाला हाथ से बनाना है, ठीक है? बहुत भयंकर नज़र लगी हुई है, क्या ही करूँ मैं। है झाड़ा, ये बात भी सही है, झाड़ा लगवाना चाहिए मेरे को। अरे तुम झाड़े की बात कर रहे हो, मैं तो स्वामणी बोल दी। उतार ले इस चीज की। ओके यस, एक लाइन और लिख लो। यह है भारत का, यह है भारत का खनिज संपन्न, यह भारत का खनिज संपन्न पठार है। तार लिया, लिखेगा प्रमुख पठार व पहाड़ियाँ, सेम इसी पर बीचों बीच लिखना, एक तरफ पठार और एक तरफ पहाड़ियाँ, दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस रहना चाहिए, पता चले कि पहाड़ियाँ पठारों में घुस चुकी। नोट्स में सुंदर सुंदर बनाना, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझसे पूछ लेना। वैसे तो मैंने मोती जैसे अक्षर लिखे हैं सामने, आप देख सकते हैं। एक बार गलती से क्लास में हंस आ गया था, बोर्ड पर सारे अक्षरों को खा गया वो, क्योंकि कैसे थे? मोती जैसे थे। कई दीदियाँ कई कलर के पेन रख रखी हैं, देखो सर चेंज होते जा रहे हैं, रेड अलग, पेंसिल अलग। ओ माय गॉड, ये होता नोट्स का तरीका। पीछे वाली दोनों तीनों बालिकाएं कल आगे बैठी थी, आज पीछे बैठ गई वापस। कल मजा नहीं आया क्या बातचीत करने में? खड़े हो जाओ वहां से, आप खड़े हो। हाँ, जो आज चश्मा लगा के आई, इधर आ जा आगे। हंसती रहती 24 घंटे ही बस। आगे बैठ। मन ही मन में गालियां मत दे, मैं तो सही बैठाया हूं तेरे को बेटा। बच्चों ये भी उतारना, ठीक है? इतने से में मत उतारना, इतनी सी जगह में कि घर जाकर के घर वाले सारे लेंस लगा के देख रहे हो कि बेटा पहाड़ी कोड बना दी तू, नहीं समझे आप? यस, पापा वगैरह पड़ोस के लोग सब आगे सब चेक करने, साहब हमारी छोरी चित्र बना के लाई है, पहाड़ियाँ नहीं मिल रही, नहीं समझे? पठार ढूंढते डोल रहे हैं पठार की, और अब्बा बघेलखंड का पठार कहाँ है? मम्मी पापा सब देख रहे हैं बघेलखंड ढूंढते हुए। इतना छोटा मत बनाना, थोड़ा बड़ा बनाना प्लीज। ओके यस, समय लग जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खूब समय अपने पास। लेकिन आज कुछ भी हो जाए, पठार और पहाड़ियां दिमाग में रटा के जाऊंगा, तो कहीं भी हो जाए, चाहे कहीं भी करना पड़े। लिख ले, घर से याद कर लाएंगे।
बताओ पहले पहाड़िया पढ़ाऊं कि पठार पढ़ाऊं? चलो पहले मैं आपको जो पठार पढ़ाऊं, इंगड़ी मिंगड़ी करके देखा मैंने तो पठार आया पहले। उतार लिया या मैंने तो कुछ ही 1 मिनट में ही बना दिया था सारा, तुम्हें इतना टाइम लग रहा वो भी टीप के लिखने में। पीछे लड़कों समझ में बैठ रही है? हैं? बैठ जाएगी कोई बात। अभी सर्दी आ रही है तो वो गोंद के लड्डू बनवाना, गूंद के लाडवा। सहयाद्री, ओके गलत मत करना, सहयाद्री भी कहते हैं इसका नाम, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, वी कॉल्ड वेस्टर्न घाट, अदर नेम इज सहयाद्री। क्या हुआ? कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या बेटा? पीछे मेरे बोलते ही देखना ही देने लग जाता है, क्या ही बात होगी पता नहीं। नंबरिंग गलत मत कर देना, जो यहाँ पर मैंने समझाने की दृष्टि से इनको ऐसा कैसा बनाया, सेम एज इट इज आएगा ऐसा। लिखिए सर, बना दिया सबने? बहुत टाइम लगा रे भाई।
समझ में आया? दिमाग में बैठ रही है क्या आपको? गुड। लिखिएगा मेवाड़ का पठार, लिखिए मेवाड़ का, स्पीड से लिखेंगे, स्पीड से लिखिएगा मेवाड़ का पठार। यह पठार अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। यह पठार अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। ओके। इस पठार पर बनास नदी बहती है। इस पठार पर बनास नदी बहती है। इस पठार का ढाल, इस पठार का ढाल मान लीजिए ये मेवाड़ का पठार है। किसका पठार है? और मेवाड़ के पठार से वहाँ से एक नदी बह रही है जिसका नाम है बनास नदी। कौन सी नदी? अब जाहिर सी बात है वो ऐसे बह रही है तो इसका ढाल हो जाएगा पश्चिम से किसकी ओर? लिखिएगा, इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। नंबर 2, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, यह पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पठार से चंबल नदी बहती है। इस पठार से चंबल नदी बहती है। चंबल नदी इस पठारी प्रदेश में, चंबल नदी इस पठारी प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ सर्वाधिक बीहड़, ब्रैकेट में करना, डांग, उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी, डांग, उत्खात भूमि, बैड बुरा लैंड भूमि, टोपोग्राफी उच्चावच, बैडलैंड टोपोग्राफी, ब्रैकेट बंद। कईयों का ब्रैकेट खुला ही रह जाता है ब्रैकेट शुरू करने पर, है ना, बंद कर देना। टोपोग्राफी का निर्माण करती है, का निर्माण करती। क्या होता है बीहड़? नदी यहाँ पर इसके अंदर मिट्टी का क्या करती है? कटाव करती है। और बड़े बड़े जो है इसमें क्या पड़ जाते हैं? गड्ढे पड़ जाते हैं। इन गड्ढों में पहले चंबल के डाकू छिपा करते थे, रहते थे। ओके, चंबल के डाकू जो है दिन के अंदर डाका डालते थे और जो है इसके अंदर ये क्या करते थे? रुकते थे, रहते थे। आपने फिल्म देखी होगी शोले, अरे देखिए क्या, यस, उस शोले के अंदर एक जो है विलन था जिसका नाम था गब्बर। क्या नाम था? गब्बर। तो वो कहता था
कितने आदमी थे, बोलता नहीं था क्या यस। तो जिस एरिया में वो खड़ा होता था, जहां पर वो खड़ा होता था, वो पूरा एरिया कौन सा है? बीहड़ का इलाका, वो मध्य प्रदेश का इलाका। ओके यस। अभी थोड़ा सा गला खराब है, नहीं तो और खुल के आपको मैं हंस के दिखाता, क्योंकि पहले मैं रामलीला में रावण का ही रोल करता था। तो ये बीहड़ वो होता है, राइट। तो बीहड़ सबसे ज्यादा राजस्थान में सवाई माधोपुर में, कहां पर है? उसके बाद में करौली में, उसके बाद में धौलपुर में, यहाँ पर। अब तो चंबल के डाकुओं को खत्म कर दिया गया, मतलब इनके बच्चे पढ़ लिए, पढ़ लिख करके नौकरी लग गए, तो अब इनको डाका डालने की आवश्यकता नहीं है। अब तो पुलिस प्रशासन और ये सब चीज़ इतनी ज़्यादा सक्रिय हो गई है कि इनका सबका क्या हो गया है? खात्मा हो गया, समाप्त हो गए हैं लोग। ठीक है, नौकरी लग गए, जहाँ पर नौकरी लगे, मान लो जयपुर में लग गए तो जयपुर के अंदर ही मकान बना लिया, रहने लग गए। पता चले तुम्हारे घर के बगल के अंदर ही कोई चंबल के डाकू के खानदान का रह रहा है ऐसे कई। तो अब तो खात्मा हो गया इनका। बोले सब, कई मेरे प्रश्न होता है जब मैं पढ़ाता हूँ तो बोलते हैं, उन कई बच्चों का प्रश्न होता है, सर अभी भी रहते हैं क्या? नहीं बेटा, अब नहीं रहते हैं। क्लियर? यस। पहले का ज़माना था जब बारात वगैरह, जब ऊँट गाड़ी बैलगाड़ियों पर जाया करती थी, तो वो पूरी बारात को रोक करके और दुल्हन वगैरह के जेवर वगैरह, जितने भी बारातियों के जेवर वगैरह, पहले पुरुष भी जो है बहुत सारे आभूषण पहनता था। क्लियर? तो वो जैसे मान लीजिए अंगूठियाँ वगैरह पहनना, मुरकिलियाँ वगैरह पहनना, कई सारे चैन वगैरह पहनना, आज भी कई सारे पुरुष पहनते हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी अमीर आदमी, आप जो भी है, अमेजन का संस्थापक जेफ बेजोस, ठीक है ना, बिल गेट्स, अंबानी, अडानी, कभी देखा मोटी सारी सोने की चैन पहन रखी उन्होंने, अंगूठियाँ पहन रखी बहुत सारी? ना। जिनके दिखावा करना और एक दिखावे से दूर रहना, सिर्फ भगवान के प्रति समर्पित रहना। अंबानी देखा कभी भी आप किसी भी मंदिर में जाएगा तो किसी भी मंदिर में जाते हैं वो लोग, देखिएगा भगवान की पूरी तरह से आराधना करते हैं। अब मेरी ये बात समझ नहीं आ रही है, वो भगवान से मांग रहे होते हैं या भगवान को दे रहे होते हैं? इतना है उनके पास में। तो इसलिए कभी भी हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए। इन सब चीज़ें सब ठीक है, तुम्हारे पास है तो वो उसी से। श्रृंगार करना महिलाओं का काम है। किसका काम है? महिलाओं। हालांकि सबकी अपनी चॉइस है, वो अपनी इच्छा अनुसार है। पता चले कि मेरे को ही खोपचे में ले लिया तो वो वाली बात है। तो दान देना तो ये यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब यहाँ पर राजस्थान लेवल से एक प्रश्न और, कहीं पर भीड़ आ जाए, मान लीजिए कहीं पर भीड़ आ जाए तो, बताया था एक दिन, बीड़ी बताया, बीड़ी पीने वाली तेंदू के पत्तों से बनाई जाती है। लेकिन बीड़ क्या होता है? शेखावाटी क्षेत्र में चारागाह भूमि, कैसी भूमि? गोचर भूमि होती है, चारागाह भूमि होती है, उसको क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। लेकिन बीड़ चारागाह भूमि को सिर्फ कहां पर कहते हैं? शेखावाटी में, नॉट पूरे राजस्थान में, सिर्फ कहां पर? शेखावाटी में चारागाह भूमि को कहते हैं। ओके यस। और बीहड़ जो है, बीहड़ वो क्या? चंबल नदी बनाती है। ओके। तो दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं पठार, उसका नाम है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, राइट। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य भारत के पठार से जो है कौन सी नदी निकलती है? चंबल। नेक्स्ट। और ये किसका निर्माण करती है इसके अंदर? बीहड़ का। ओके। नंबर 3 लिखिएगा, लिखिए साहब, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार यह पठार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पठार उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पठारी प्रदेश में अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस पठारी प्रदेश में अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। लिख लिया? क्या होता है अर्धशुष्क परिस्थितियां? देखिए, अर्धशुष्क का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पर बारिश ना तो ज्यादा ना ही कम हो रही हो। क्लियर? जहां पर सूर्य का प्रकाश वगैरह है वो भी सीधा लंबवत पड़े, जहां पर वनस्पति वगैरह हो वो भी कैसी हो? कटीली झाड़ियों वाली, वो कहलाता अर्धशुष्क। जैसे हमारे अरावली के ठीक इधर पश्चिम की तरफ एक इलाका शुष्क और एक क्या है? अर्धशुष्क। ये अरावली, ये पूरा इलाका कहलाता है कैसा? शुष्क मरुस्थल। और ये क्या कहलाता है? अर्धशुष्क। ऐसा एरिया जहां पर जो है
बरसात कम हो, ठीक है ना। यानी यहाँ पे बरसात जो होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच होती है, यहाँ पर होती है वो 0 से 20 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पर कितनी होती है 20 से 40। राजस्थान का पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे। यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलते हैं तो वो ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जिनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, कांटेदार होती हैं, जैसे कीकर, बबूल, खेजड़ी, बेर, इस प्रकार के जो है पौधे मिलते हैं अर्धशुष्क। और इस अर्धशुष्क इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, इस प्रकार की वनस्पति होती है, उसको कहते हैं स्टेपी। क्या कहते हैं? स्टेपी का मतलब होता है कटीली, कांटेदार। और जो शुष्क वाला होता है वहां पर पूरी तरह से जीरोफाइट्स कैसे मिलती है? जीरोफाइट्स का मतलब होता है बिल्कुल एकदम कम, छोटी छोटी झाड़ी के रूप में, जैसे केर, जैसे खीप, ठीक है, और जैसे कैक्टस, नाम सुना कैक्टस? नागफनी, जिसमें कांटे होते हैं, वो ऐसी चीजें मिलती है जीरोफाइट्स। हिंदी में बोलते हैं मरुद्भिद, सिर्फ शुष्क में मिलता है, और आधे शुष्क में स्टेप मिलते हैं, कटीली। तो ये एक ऐसा एरिया बन जाता है यहाँ पर जहाँ पर जो है जीरोफाइट्स मिलता है, सॉरी माफी चाहते हैं, जहाँ पर जो है स्टेपी अर्धशुष्क वनस्पति यहाँ पर मिलती है। ओके, जैसा कि यहाँ पर बताया कि मेवाड़ के पठार में कौन सी नदी बह रही है? बनास। मैंने बताया कि भाई मध्य भारत के पठार में कौन सी नदी बह रही है? चंबल। तो ऐसे ही इस पठार के अंदर बुंदेलखंड में जो नदी बहती है वो बहती 2 लिखेगा, बेतवा। इस पठारी प्रदेश में बेतवा व केन नदियां बहती हैं। बेतवा व केन लिख देता हूं, बेतवा और केन अलग अलग है, बेतवा व केन नदियां बहती हैं। लिख लिया? इस पठारी प्रदेश में गहरी घाटियां मिलती है, गहरी घाटियां मिलती हैं, जहां नदियां जलप्रपात का निर्माण करती हैं, जहां नदियां जलप्रपात का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? जलप्रपात। अच्छा, कितने लोग जानते हैं जलप्रपात के बारे में? हाथ खड़ा करें कि भाई जलप्रपात क्या होता है। हाथ खड़ा करें, एक, और सिर्फ क्लास में एक बालक। बालिकाएं कोई नहीं जानती? जानते हो? हाँ भाई, झरना। हाँ जी, ठीक है, समझने की दृष्टि से हम बोल सकते हैं झरना, लेकिन झरना नहीं होता। झरना मतलब होता है घर की छत के ऊपर कोई नाला लगाया गया है और बरसात हो रही है तो ये पानी गिर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? झरना। किसी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर छोटा सा कोई नाले के रूप में कुछ कूद रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? झरना। जबकि जलप्रपात, झरने का बाप, दादा, परदादा वो होता है जब कोई नदी बह रही है, जब कोई नदी बह रही है और नीचे कोई बहुत गहरी घाटी है, कोई गहरी क्या है? घाटी। अब एक बात बताइए, नदी जो है सीधी ऐसा हवा में उड़ेगी कि नीचे गिरेगी? ओ माय गॉड, नीचे गिरेगी। गिर गई, फिर बढ़ाओ ये तो फिर बहेगी। इस गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल का प्रपात, नीचे गिरना, इसको कहते हैं जलप्रपात। ठीक है, तो जब यहां पर ऐसी गहरी घाटियां पाई जाती हैं बुंदेलखंड में, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी नदियां ऊपर से अपना जल गिराती है। मान लीजिए ये नदी यहां पर गिरा रही है, आगे फिर घाटी है, फिर नदी गिरेगी, तो बताइए एक जलप्रपात यहां बनेगा, एक वहां बनेगा, एक वहां बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। तो ऐसे बहुत सारे जलप्रपातों का यहां पर क्या होता है? निर्माण। पूछेगा कि जलप्रपातों वाला पठार कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? ओके, यस। भारत में कई सारे जलप्रपात हैं, जैसे उड़ीसा वगैरह में बहेर पानी जलप्रपात, जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात,
जोग का ही दूसरा नाम है गरसोपा, महात्मा गांधी। नदियां पढ़ेंगे जब उसके बाद में जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम, जैसे हिमालय के अंदर हमने पढ़ा था दर्रे वगैरह, क्या पढ़े थे, दर्रा पढ़ा था, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, चोटियां पढ़ी थी हमने। तो वैसे ही जब नदियां कंप्लीट करेंगे तो टॉपिक होगा जलप्रपात, क्योंकि जलप्रपात सिर्फ कौन बनाती है, नदियां बनाती। ओके, झरना छोटा नाले के रूप में होता, झरना नहीं बोलते इसको, हाँ, लेकिन समझने की दृष्टि से बोल देते हैं कि भाई साहब पानी गिर रहा है तो झरना ही तो, झरना बहुत छोटा होता है और जलप्रपात जो होता है वो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ऊंचाई से गिर सकता है। ओके, ये होता है। तो बहुत सारी क्या किसका निर्माण करती है, जलप्रपात। तो भाई साहब जो आपका बुंदेलखंड का पठार है, इसकी बात आपकी क्या होती है, खत्म। बस इतनी छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट लिखिएगा मालवा का पठार, लिखिएगा मालवा का पठार। यह त्रिभुजाकार पठार, यह त्रिभुजाकार पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। यह त्रिभुजाकार पठार मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, इस पठार का निर्माण लावा से हुआ है। किससे हुआ है, जिसके अपक्षय से, जिसके अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस पठारी प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठारी प्रदेश में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। लिख लिया। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, बताओ। ना, अच्छा, और आज तक मैंने इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को आज तक किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पता नहीं बड़ा हो क्या बात है, क्या तो मैं सवाल गलत पूछता हूँ, ठीक है, यस, या फिर मुझे कुछ नहीं आता है। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ध्यान रखना। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3, है ना, बोला ना भी 3। कौन कौन से, 2 के नाम पता है, नाम बोल। हैं, अच्छा, सक्रिय, ओ माय गॉड, ठीक है साहब,
एक सुषुप्त। क्या मतलब होता है सुषुप्त का? जो शांत रहते हैं, और सक्रिय जो बड़बड़ाहट करते हैं, अशांत रहते हैं। अच्छा, और एक नहीं पता? तीन प्रकार होते हैं। पीछे बाली का ध्यान दें बेटा, बाद में लिख लेना। हम सब आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम जिंदा हैं, मतलब हम क्या हैं? एक्टिव, राइट? किसी ने गोली मार दी, कोई इस दुनिया को छोड़ के चला गया, तो मतलब, लेकिन एक आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, कोमा में है। किसमें है? वो कभी भी मर सकता है। डॉक्टर कहेंगे आई एम सॉरी, आप इसको घर ले जाइए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ऐसा फिल्मों में होता है, आई एम सॉरी, और इसे वाले बता ले जा ले जा ले जा फटाफट, टाइम नहीं। आदमी कोमा में रहेगा, मशीन पर रहेगा, वेंटिलेटर पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा? या कभी भी हो, फिल्मों में ऐसा होता ना, एकदम से यहाँ उसके मार रही है जोर जोर से, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो वो मार रही है, तो एकदम करण अर्जुन एकदम से आता है कि नहीं आता? यस। तो एकदम से सांस लेता है, ऐसे खड़ा होता है, मैं कहाँ हूँ माँ? बोल कहाँ है? तो यही है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? सक। सुषुप्त का मतलब कोमा में, कि वो आदमी कभी भी मर सकता है और कभी भी जिंदा हो सकता है। तो आदमी की तीन अवस्था होती है, हम जिंदा मतलब सक्रिय, कोई मर गया मतलब मर्त, और एक आदमी कोमा में मतलब सुषुप्त। बस बात खत्म। तीन होते हैं इस वाला में, कभी नहीं भूलोगे। एक सक्रिय, एक सुषुप्त और एक मृत। ऐसा ज्वालामुखी जिसके अंदर से अभी भी लावा बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है? फूटा हुआ है धुआं, उसके ऊपर से गैस से बाहर निकल रही है भयंकर तरीके से, मैंने देखा है। ठीक है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो है सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में होते हैं। तो एक बार लाइफ में जाने का मौका मिला था, तो सबसे एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है मैंने देखा, बड़ा भयंकर विकराल रूप होता है ज्वालामुखी का। आप ये मत सोचना कि सब लावा हाथ से उठा के देखा क्या, हालांकि मैं 2 किलोमीटर दूर रहूंगा और लावा रहेगा तो भी मैं पिघल के वहीं खत्म हो जाऊंगा 2 किलोमीटर दूर। तो ज्वालामुखी देखने की जो हमारी प्रक्रिया होती है वो लगभग जो है 20-25 किलोमीटर दूर से होती है। पूरा स्पष्ट दिखता दूर से, ज्वाला धधकता हुआ, ऊपर से गैस निकलती हुई, बीच में बहुत ज्यादा खड्डा होता है, पूरा ये खड्डा होता है यहाँ पर ऐसे। यस। फिर यहाँ पर धरती होती है, फिर धरती, यहाँ पर लोग होते हैं, और फिर ये ज्वाला यहाँ ऐसे निकलता, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम डायरेक्ट सामने बैठ के देखे थे, खाना वगैरह खा रहे थे, और आसपास इसमें बहुत सारी गैस से निकलती है बाहर। तो जो गैस बाहर निकलती है तो आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा मतलब विचलित करती है, बहुत ज्यादा विचलित करती है। क्यों? क्योंकि ये बेहोशी के जो है उस पर होती है, मतलब ये गैसें ऐसी होती है जो हानिकारक होती है, श्वास के साथ में जाती है, कार्बन होता है, आदमी को कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करती है। लेकिन लगातार इसके संपर्क में रहने पर, कहीं पर अगर टायर जला दिया, आग लगा दी, तो देखना थोड़ी देर आपको सांस नहीं आती। नहीं आती क्या? क्योंकि हमारा वो जो हृदय है वो इतना सांस धुआं को, जहरीली धुआं को ले नहीं पा रहा। क्लियर? तो हम उसमें सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन वो चीज लगातार अगर होती रहेगी तो जाहिर सी बात आदमी मर सकता है। तो यस, यहाँ के कई सारे लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां होती है, कुछ समय के लिए गए हुए लोगों को कुछ नहीं होता दादा दिक्कत। ठीक है ना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो ये लावा बाहर निकलता मतलब सक्रिय, एक जिससे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसी प्रक्रिया, लावा बाहर नहीं निकलना, बस ठीक है। ज्वालामुखी था तो मतलब डाइट, इंसान था, ज्वालामुखी था, है अभी भी, उसके साक्ष्य पड़े, बट वो अभी सक्रिय नहीं। और एक जो अभी अभी फट के खत्म हुआ है और कभी भी भविष्य में दोबारा फट सकता है, यानी कि कभी भी आदमी मर सकता है, कभी भी दोबारा ज्वालामुखी डेड हो सकता है, तो कभी भी दोबारा एक्टिव हो सकता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? सुषुप्त, इनएक्टिव फॉर्म, नॉट इनएक्टिव फॉर्म, नॉट सक्रिय और नॉट बिल्कुल मरा हुआ, मर्त। बोल बात समझ गए क्या? ज्वालामुखी सिर्फ 3 होते हैं। और थोड़ा सा जैसे किसी के ग्रेड वगैरह में हम पढ़ाते हैं तो उसमें और ज्यादा गहराई से समझाते हैं। और धरती के नीचे क्या भरा हुआ होता है? मैग्मा। कॉपी बंद क्यों कर रही? धरती के नीचे क्या भरा होता है? मैग्मा। बच्चों, हमने बचपन में पढ़ा था कि पृथ्वी एक आग का गोला है।
यस, बिल्कुल पृथ्वी एक आग का गोला थी। इस पूरी ब्रह्मांड में हर चीज क्या थी? तारा। याद करेगा, पहली क्लास याद करेगा मेरी, हर चीज तारा थी। हीलियम और हाइड्रोजन, हर चीज तारा थी। कई पिंड धीरे 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 ठंडे होते गए, क्या बन गए? ग्रह बन गए। और वो ग्रह किसी तारे के चक्कर नहीं, परिक्रमा लगा रहे हैं। बोला था, यस, चक्कर। देखो चक्कर एक अपनी जगह पर घूमना, वो भी चक्कर होता है। एक किसी के चक्कर लगाना, मान लीजिए कोई चीज रखी है उसके चक्कर, मतलब दैट्स मीन परिक्रमा। क्या होता है? परिक्रमा। जैसे शादी के अंदर आप कभी गए हो तो फेरों के वक्त देखा होगा, बीच में अग्नि जलती रहती है, उधर से पंडित जी बैठे होते हैं और वो फेरे लगा रहे होते हैं। हम सस्तिना इंद्रो वृद्धसवा सस्तिना विश्वेदा सस्तिना पूखो अरिष्ट नेमि ओम दक्षतमक्षतमक्षतम नैवेद्यम ओम पुष्पम समर्पयामि ओम नैवेद्यम समर्पयामि ओम जलम समर्पयामि। बोलते ना, ओम पृथ्वी शांति, ओम मंगल शांति, बृहस्पति शांति। बोल करते कि नहीं करते? यस। जल चढ़ाओ, जलम समर्पयामि, पुष्प चढ़ाओ, पुष्पम समर्पयामि, लड्डू चढ़ाओ, नैवेद्यम समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गण मंगलम पुण्यकाक्षा मंगला यत्नो हरि। बोलो करता है कि नहीं करता ऐसा? यस। फेरे संपन्न हुए। तो किसी चीज की परिक्रमा करने, और वो परिक्रमा करते वक्त उसको मंत्रों से बांधा जा रहा है उस चीज को। या फिर शादी के बाद में भाई देवी देवताओं के ढोक लगाने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? यस। तो वो देवी देवता मतलब उस लड़के के परिवार वालों के देवी देवता कि हमारे घर में कोई नया मेहमान आया है तो उसको हम हमारे देवी देवताओं से मिलवाने जा रहे हैं कि साहब ये हमारे घर में आया है, अब हम ढोक लगा रहे हैं तो हमारे साथ में अब ये भी लगाएंगे लगातार, हमारे कुल देवता को, हमारे आराध्य देवता को। आसपास में मंदिर में देखा नहीं, वो लकड़ी भी होती है, वो भटीड़ करते ही नहीं करते? साठ की खेलते हैं, साट्या करते ही नहीं करते? वो सारी ये सब हमारे कर्म कांड है, हमारे सब ये हिंदू धर्म में ऐसा ये सब चीजें करते नहीं करते? यस। तो ये उसमें मंदिर के हम फिर चारों तरफ, यानी किसी वस्तु के चारों तरफ करना परिक्रमा कहलाती है। और मैं अपनी जगह अपने अक्ष पर घूमूं, घूर्णन क्या कहलाता है? या चक्कर लगाना भी होता है। चक्कर किसी चीज का नहीं लगाया जाता, चक्कर अपनी जगह पर। और 12 बिन चक्कर आगा, वो पड़ गया बेहोश, 2-3 आदमी आ रहे नीचे, पानी वानी छिड़क रहे हैं, वो दीदी उठा रही है, दीदी खड़े खड़े खड़े, वो चक्कर, वो गलत चक्कर शब्द नहीं बोलेंगे हम, परिक्रमा बोलेंगे। बोला था मैंने आपको। तो किसी चीज का लगाना वो ग्रह होता है। तो ये पहले पृथ्वी आग का गोला थी, मतलब पृथ्वी में आज भी हम पृथ्वी में धरातल से अगर प्यारे बच्चों 165 मीटर अगर ऊपर जाएंगे, 165 मीटर अगर ऊपर, अभी यहां से छत से 165 मीटर अगर ऊपर गए अपन उड़ करके, तो -1 डिग्री सेल्सियस, यानी कितने डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा? 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री 165 पर, फिर 1 डिग्री, 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 ऐसे। और ये लास्ट जो टेम्परेचर होता है, ये लीजिए, ये हमारी धरती है, ये तुम्हारी कॉलेज के बाहर वाला पेड़ है, ये एक दीदी है जो पेटीज खा रही है, नहीं समझे आप? यस। ये एक दीदी है जो 2 हैं जो आपस में गोदम कर रही है। ये सारी चीजें धरती पर हो रही है। इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में लास्ट 50 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, माइनस ऊपर तक। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? तापमान घटता है। लेकिन ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं समताप। क्या बोलते हैं? और यहां पर बड़ाओ चील गाड़ी उड़ती। क्या उड़ती है? चील गाड़ी। समताप। कई बार देख लो ऊपर, बहुत ऊपर अगर कोई चील गाड़ी उड़ रही होती है तो देखना उसके पीछे आपको ऐसे धुआं की धारा दिखाई देती है। अगर चील गाड़ी नीचे है, क्षोभ मंडल में है, तो क्षोभ मंडल के अंदर जो कार्बन वगैरह उसके अंदर उसकी धुआं घुल गई तो हमें नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन समताप में बहुत ऊंचे जा रही है, 18 किलोमीटर ऊंचे, तो जाहिर सी बात है समताप में हमें वो उसकी धुआं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर तापमान कितना रहता है? 0, ना तो माइनस में और ना ही प्लस में। यहाँ पर क्यों उड़ती है? हमेशा पूछा गया कि हवाई जहाज उड़ना, हवाई जहाज उड़ते हैं वो वायुमंडल की कौन सी परत में? तो आंसर क्या होता है? सम यानी समान, ताप यानी तापमान। यहाँ पे कोई आंधी, कोई बिजली चमकना, कोई बारिश, ऐसी चीजें नहीं होती है। क्लियर? पता चले चील गाड़ी यहाँ पर उड़ रही है, नीचे कोई भभूड़े आ गया,
चील गाड़ी उस बबूड़े में ये रहती ही नहीं, समझा मेरी बात। यस, पता चले पायलट चप्पल निकाल के दोनों दिखा रहा है उसको कि बबूड़िया शांत हो जाए। यस, कई करते हैं बबूड़िया को शांत कर देते चप्पल दिखा करके, नहीं होता ऐसा, वो सिर्फ निम्न वायुदाब के कारण होता है। यहां पे चल रहा है हवाई जहाज, पता चले कि ऊपर कांच के आगे जो है बहुत सारी धूल जम गई और ड्राइवर जो है हाथ बाहर निकाल के कागज से साफ कर रहा है कांच, अच्छा लगेगा? ऐसा यहां नहीं होता, ऐसा समताप में नहीं होता, इसलिए यहां पर उड़ती। तो इस नीचे वाले छोर के अंदर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे 165 डिग्री घटता जाएगा। लेकिन अगर धरती में हम खड्डा खोदेंगे 35 मीटर, कितना मीटर? तो दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। अभी गांव में और शहरों में, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में, हर घर शौचालय, हर घर सरकार की तरफ से 12,000 रुपए दिए गए थे कि पानी की टंकी ऊपर होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए, महिलाओं को खुले में शौच, मतलब कई सारी ऐसी कई चीजें हो गई थी इस दुनिया में, कई सारे असामाजिक तत्व पनप रहे थे। तो उन सबको करने के लिए कि भाई महिलाएं पहले भी हमारे घूंघट में रहती थी, घर से बाहर नहीं जाए, तो आज जो है शौचालय वगैरह के लिए हमारे घर के अंदर ही बनाए। तो ये बहुत अच्छी केंद्र सरकार की प्रक्रिया थी, पिछले 170 सालों में पहली बार ऐसा हुआ, बहुत अच्छा। घर में खड्डा खोदा गया था शौचालय के लिए, गटर के लिए। जब देखना कब खड्डा खोदा जाता किसी व्यक्ति को आपने देखा हो, तो वो खड्डा खोदते वक्त फिर थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, पूरा पसीने से लथपथ आता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ेगा। बढ़ना मतलब गर्मी होना, 50 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में तापमान हो गया साहब, बोले क्या हो गया? भयंकर गर्मी है, माइनस में। अब हमारे यहाँ पर जयपुर के अंदर 16-17 होने पर जैसे ही 15 हो गया, कई लोग नहाना बंद कर देंगे क्योंकि भयंकर ठंड पड़ती है, भयंकर ठंड। चूरू के अंदर यही तापमान 10 डिग्री पहुंच जाता है, सबसे ठंडा, ठीक है। और यही माउंट आबू के अंदर जो है 8 डिग्री 7 डिग्री पर पहुंच जाता है, सबसे ठंडा। इवन वहां की एक झील है नक्की झील, वो तो ऊपर की परत जम भी जाती है, उसकी क्या हो जाती है? जम जाती है। क्लियर? यस। तो ऐसी जो है प्रक्रिया होना, ऐसी चीजें होना, तो ये सब किसके प्रभाव पड़ते हैं? हमारे यहाँ परतों के भी प्रभाव पड़ते हैं कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस, नीचे जाने पर बढ़ता है। मतलब पृथ्वी में अभी भी ताप और दाब भरा हुआ है। पृथ्वी क्या भरा हुआ है? ताप और दाब। तो पृथ्वी के इस ताप और दाब ने बहुत सारे चीजों को गड़ा करके रख दिया अंदर की तरफ, तरल पदार्थ बना दिया। और उस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? धरती के अंदर मैग्मा। और जैसे कोई ज्वालामुखी फटा सक्रिय हुआ तो ये मैग्मा धरती से क्या कहलाएगा? बाहर आने के बाद में यहां पर चट्टाने बनती, आग्नेय चट्टाने। कौन सी चट्टाने? आग्नेय, क्योंकि लावा बहुत ज्यादा क्या होता है? गर्म, रेड होता है। अच्छा, कोई भी चीज इस दुनिया में, किसी भी चीज को अगर जलाया जाए तो दोस्तों जलने के बाद में क्या बन जाती है? राख। और राख का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? तो जाहिर सी बात है यहां पर जब ये लावा ठंडा होगा, ठंडा होकर के जला हुआ, तो ये चट्टाने जो होंगी वो पूरी कैसी होंगी? काली। इनका अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है धीरे धीरे घसना, धीरे धीरे टूटना, क्षरण होना, इरोजन होना। और धीरे धीरे इन टुकड़ों का इरोजन होगा और पूरे क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी? राइट। तो मतलब हमारे इस पठारी क्षेत्र के अंदर मालवा का पठार क्षेत्र के अंदर पहले यहां पर क्या था? ज्वालामुखी, और लावा बाहर निकला था। लावा ठंडा होकर के किसके रूप में बढ़ गया? काली मिट्टी के रूप में। काली मिट्टी दोस्तों, काली मिट्टी, जमीन से लावा बाहर निकला तो मतलब खनिज पदार्थों को बाहर निकाला। और काली मृदा सबसे उपजाऊ होती है। सबसे कैसी होती है? उपजाऊ। सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा फर्टिलाइज होती है। इस काली मृदा में वो फसलें होती है जो कहीं और नहीं होती। सबसे ज्यादा तो इसके अंदर किया जाता है कपास। क्या किया जाता है? कॉटन होने के कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कैसी मिट्टी कहते हैं? मृदा पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा इसके अंदर। कपास, गन्ना, खट्टे फल। हमारे यहां पर खट्टे फल, रसदार फल,
हमारे यहाँ पर झालावाड़ और झालावाड़ क्षेत्र में क्या होता है, संतरा, नींबू। नागपुर ये सब के सब जो है काली मिट्टी वाले एरिया, सबके सब पठारी एरिया। तो यहां पर जो है क्या होते हैं, खट्टे फल, नारंगी, मौसमी, संतरा, ठीक है, और नींबू, पहाड़ी नींबू, कागजी नींबू जिनको बोलते हैं, वो सब पैदावार होती है। क्योंकि वो सिर्फ किस में होते हैं, गन्ने की पैदावार ज्यादा होती है। सब ज्यादा उत्तर प्रदेश वगैरह में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वह भी काली मिट्टी वाला एरिया, दक्कन का पठार वाला एरिया। कपास मध्य प्रदेश, राजस्थान का निचला इलाका, महाराष्ट्र वाला इलाका, वहां पर क्या होती है काली मिट्टी में, कपास। मतलब बात समझ गए क्या? इसके अलावा काली मिट्टी काले सोने को भी पैदा करती है। प्यारे विद्यार्थियों, काला सोना होता है अफीम। क्या होता है? ओपियम, इंग्लिश में ओपियम बोलते हैं, अफीम। अफीम से ही बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जितनी भी ड्रग्स होते हैं अफीम से बनाई जाती है। अफीम दवा के रूप में काम में ली जाती है। किसके रूप में काम में ली जाती है? दवा। लेकिन कई लोग दवा की जगह इसको मनुआर के रूप में काम में लेते हैं। मनुआर पश्चिमी राजस्थान में शादियों के अंदर की जाती है। घर में फंक्शन होता है, घर में शादी होती है, तो इसका एक कमरा, सबसे पहले बुआ आई, कोई भी आया तो सबसे पहले वो इस कमरे में जाएंगे। वहां पर एक आदमी ओपियम का पूरा सिस्टम लगा के बैठा होता है, पानी वगैरह मिला करके सबको पिलाई जाती है हाथों से। पिलाने वाला व्यक्ति अलग होता है। इसको बोलते हैं क्या करना, ये एक प्रथा है। यानी कि वो क्या पिला रहे हैं इस मनुआर के अंदर? नशा। अफीम क्या है? नशा, जो कि राजस्थान की कुप्रथा है। कैसी प्रथा है? कुप्रथा। बाल विवाह, सती प्रथा, ठीक है, यस, नशा, ये सब कुप्रथा। तो अफीम जो है पिलाई जाती है, मनुआर की जाती है। और ये अफीम भी जो पैदावार किस में होती है? काली मृदा में। और अफीम को क्या कहते हैं? सोने के भाव की जैसी होती है। यानी कि इसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन इसका तरल पदार्थ जो उसके पौधा होता है, पौधे के ऊपर एक छोटा सा डोडा लगता है, इस डोडे पर चीरा लगाया जाता है और उसके ऊपर दूध की धारा बन जाती है। अगले दिन उसको जो है चाकू से किसी बर्तन में रख लिया जाता है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है। और फिर उसको जो है वो लोग थोड़ा उसमें कुछ और चीज़ें मिला वगैरह के और उसको जो है पीने के रूप में काम में लेते हैं। काला सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला सोना। जो चीज़ महंगे भाव में होती है तो उसको काला सोना। खनिजों के अंदर जो है कोयला को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कोयले को बोलते हैं। लेकिन फसलों में किसको बोलते हैं? अफीम को। जैसे पीला सोना सरसों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सरसों को। क्योंकि सरसों के जो फूल होते हैं, जहाँ पर वो बनती है सरसों, तो जाहिर सी बात है उसके बाद में उसमें फलियाँ लगती हैं, तो वो पीले कलर की होती है, इसलिए क्या कह दिया? पीला सोना कह दिया। ऐसे नाम ले। तो काली मृदा में पैदावार होती है, तो जाहिर सी बात है हमने कहा कि काली मृदा जो है वो किसके अंदर मिलती है? मालवा के पठार। लास्ट लाइन क्या लिखी थी बताना? इसमें काली मृदा जो है पाई जाती है। यह पठार कपास की खेती के लिए उपयोगी है। यह पठार कपास की खेती के लिए उपयोगी है। इस पठार की ऊंचाई इस पठार की ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। 300 से 600 मीटर है। इस पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी, इस पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी सिगार टॉप 881 मीटर। इस पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है? सिगार टॉप 881, इस पठार की सर्वोच्च चोटी, ठीक है ना। और जो कहां पर है, तो जाहिर सी बात है ये पठार भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है। और इस पठार की अगर औसत ऊंचाई बोले तो कितनी है? 300 से
600 मीटर। ओके, लिखिएगा। इस पठारी प्रदेश में चंबल, कालीसिंध, सिप्रा, पार्वती नदियां बहती है। पार्वती नदियां सिप्रा नदी के किनारे महाकाल की नगरी उज्जैन शहर बसा हुआ है। महाकाल शिव का मंदिर कहां पर है साहब? उज्जैन में, ठीक है ना। यस, नाम है शिवलिंग का महाकाल शिव। सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है। उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। लिख लिया। जहां सबसे बड़ा मेला कुंभ का आयोजन होता है। जहां सबसे बड़ा मेला कुंभ का आयोजन होता है, ब्रैकेट में लेना, कुंभ 4 जगह पर होता है साहब। कितनी जगह पर होता है? 4। एक उज्जैन में साहब, नदी का नाम सिप्रा, वहां पर डुबकी लगाते हैं। एक होता है हरिद्वार, कौन सी द्वार? गंगा। एक होता है प्रयागराज, गंगा प्लस यमुना का संगम। एक होता है साहब नासिक, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। – 2025 में जो होने वाला वो कहां पर होगा? प्रयागराज में। तैयारियां जोर शोर पे चल रही साहब। देख लिया। इस पठारी प्रदेश पर, नेक्स्ट लाइन, इस पठारी प्रदेश पर मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शहर भोपाल व इंदौर, स्थित है। देखिएगा, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे स्वच्छ। इतनी साफ सफाई है साहब, इतनी साफ सफाई है, क्या ही बताऊं मैं आपको, भयंकर। तुम्हारे जैसे नहीं कि बिस्किट भी खाया तो उसका कागज फेंक दिया, उठा लेला कोई भी, कचरे के डब्बे में डालते हैं वो सारी चीज। नगर निगम भयंकर सक्रिय उनका। भोपाल और इंदौर शहर सबसे स्वच्छ। अच्छा, आपको अगर पूछा जाए, बताइए राजस्थान का सबसे स्वच्छ जिला, राजस्थान का बताओ, सबसे स्वच्छ, एकदम साफ सफाई, भयंकर क्लियर। जयपुर का नाम लेना मत। कल परसों की घटना है, एक सांड ने एक फ्रांसीसी पर्यटक को मारा पीछे से, वो सल्ट गया, मर गया। क्लियर। कल परसों की घटना है, 1-2 बाइक वाले जा रहे थे, गाय ने जो है गोबर कर रखा था, वो फिसल के गिर गए, उनको एसएमएस में भर्ती कराना पड़ा। इतना स्वच्छ है।
और बोलो सबसे स्वच्छ जिला अगर आपको पूछा जाए, एनी गैस, कोई भी दिमाग में। जिला बोल रहा हूं मैं, भगवान का शुक्र है गांव नहीं बोला, नहीं पता चलता, खुद के गांव का ही नाम ले दिया। जिला बोला मैंने, और भगवान का शुक्र है कि मैंने एरिया नहीं बोला, नहीं पता चलता कि चोमू का नाम ले देते। बताओ साहब, जल्दी बताइए। अरे क्या बताओ, ध्यान दीजिए। अगर राजस्थान में सबसे स्वच्छ बोले साहब, तब नाम होगा बताने के बाद बताएं, डूंगरपुर, जो कि भारत का 8th नंबर का सबसे स्वच्छ। हर साल रैंकिंग आती है स्वच्छ शहरों की, जिसके अंदर है 8वां सबसे स्वच्छ। ओके, लिख लीजिएगा, राजस्थान में डूंगरपुर सबसे स्वच्छ है। कई लोग सोच रहे हैं डूंगर मतलब डूंगर ही डूंगर होंगे, आदिवासी होंगे, गलत। पर्सनल एक्सपीरियंस, गया हूं मैं वहां पर, सुबह 4 बजे झाड़ू लगना शुरू हो जाती है रोड पर, इतना क्लियर है वो। बस स्टैंड पर एकदम सफाई भयंकर तरीके से, तुम्हारे जैसे नहीं कि खड्डे में पांव चला गया, जूता गंदा होगा, ऐसा नहीं। लिख लिया साहब। तो इसी के साथ में जो है मालवा का पठार भी क्या होता है, खत्म होता है। कई लोग रात की सांस ले रहे थे, कॉपी बंद कर रहे थे, ना मुन्ना ना, इतनी जल्दी कॉपी बंद थोड़ी ना होगी। अरे तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, दिमाग में फिट करते रहना, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। यस, ये सब जो भी बोले साहब, ये हम तो उतारे ही नहीं, ज्वालामुखी के बारे में ये सब वापस चलेंगे, ये सब इनका टॉपिक है सबके अलग। ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा आपको मैं, चील गाड़ियां भी उड़ाएंगे हम, सप्ताप, सोम मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, चुंबक मंडल, सारे मंडल हम पढ़ेंगे। वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, तीनों का भाग, जैव मंडल, वो भी हम पढ़ेंगे। सारे मंडल ही मंडल पढ़ेंगे, ठीक है ना। पढ़ने के बाद हम हाथ में ले लेंगे कमंडल। जी साहब, नेक्स्ट बुंदेलखंड, क्या चलेगा, नंबर 5 यही है ना, सॉरी बुंदेल तो हो गया, बघेलखंड चलेगा। बोल ही नहीं रहे, नहीं बोल रहे, बढ़ाओ, नहीं बोल रहे, झूठ मत बोलो। यस, बनाओ दिखो। सोन नदी, महानदी नदी, ये बीच में जो आप देख पा रहे हैं, ये है बघेलखंड का पठार। विंध्यांचल श्रेणी आकर के इसमें मिलती है, सतपुड़ा इसमें आकर के मिलती है। यस, पॉइंट बनाइए और लिखेगा। यह पठार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह पठार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में स्थित है।
इस पठारी क्षेत्र में इस पठारी क्षेत्र में विंध्याचल व सतपुड़ा श्रेणियां आकर मिलती है। यह पठार मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पठारी प्रदेश में विंध्याचल व सतपुड़ा श्रेणियां आकर के मिलती हैं। यह पठार सोन तथा महानदी के अपवाह तंत्र को अलग करता है तथा सोन तथा महानदी के अपवाह तंत्र को अलग करता है। लिख लिया क्या जी सर? बस खत्म होता बघेलखंड। नेक्स्ट लिखिएगा छोटा नागपुर का पठार। क्या आया है? क्या कर दिया? क्या छोड़ दिया? अरे तो कोई नहीं छोड़ा, वो सब आएगा अभी। छोड़ दिया, पहले ही बनाओ। दिमाग का दही कर दिया। मैं क्या कह रहे हैं भैंस की टांग। कोई एक आदमी बावड़ा हो सकता है, बाकी सारी पूरी क्लास थोड़ा ना हो सकती। बताओ, एक ही कह सकता है, एक ही को हक है। सब छोड़ के पढ़ा रहे हो, वही तो इंटेलिजेंट है।
मांडो, मांडल्यो, लिख लिया। उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, कोयल, कोयल मतलब कोयल एक पक्षी का नाम है। जो कोयल कौवे जैसी होती है लेकिन उसकी आवाज़ कौवे जैसी नहीं होती। कौवा काऊ काऊ करता है, कोयल थोड़ी अच्छी बोलती है, हालांकि मुझे आवाज़ निकालनी नहीं आती। आवाज नहीं आ रही है? और भाई ऐसी होती कोयल की आवाज। और कौवे की कैसी होती है तो तुम्हारी आवाज सुन लेना एक बार, रिकॉर्ड करके ईयरफोन में, है ना। इधर देख, ये है छोटा नागपुर का पठार। नाम छोटा नागपुर है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक नदी बहती है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है? और दामोदर नदी के यहाँ पर इसका जो आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें पूरे में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कोयला। इसलिए इसको भारत की कोयला नदी भी कहते हैं। ये इस पठार को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला कहलाता है हजारीबाग कोड रमा का पठार और नीचे वाला कहलाता है रांची का पठार। किसका पठार? रांची का पठार। इसका ये वाला जो क्षेत्र है ये बिल्कुल समतल ऊंचा उठा हुआ पठारी क्षेत्र है, इसलिए इसका नाम है पाट क्षेत्र। क्या नाम है? जिसमें सबसे ऊंचा जो एरिया है उसका नाम है मेसा का पाट। क्या नाम है? मेसा का पाट, जो और ज्यादा ऊपर उठा हुआ भाग है। और ये ऊपर उठा हुआ है और नदी जो है ऐसे निकल रही है और इधर की तरफ जा रही है, मतलब इसका ढाल पश्चिम से किस तरफ है? पूर्व की ओर। इसके ऊपर की तरफ राजमहल की पहाड़ियां हैं और उत्तरी कोयल नदी निकलती है, शंख नदी निकलती है, दक्षिणी कोयल नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी जो है कोयला होने के कारण इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। जो कि दामोदर नदी कौन से पठार से निकल रही है? छोटा नागपुर। इस छोटा नागपुर पठार में एक ऊंची चोटी भी है जिसका नाम है पारसनाथ, और पारसनाथ की जो हाइट है वो है 1350 मीटर। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड में है। कहां पर है? लेकिन अन्य छोटे छोटे राज्य यानी कि अलग लेवल पर, जो ये बिहार में,
छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल, 4 अन्य राज्यों के अंदर भी इसका हिस्सा फैला हुआ है। यानी मुख्यतः किसमें है? झारखंड में। वैसे बिहार, छत्तीसगढ़ और आपका जो है पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों के अंदर भी ये क्या है? फैला हुआ है। ओके, लिखेगा छोटा नागपुर का पठार। सबसे पहली लाइन, औसत ऊंचाई 700 मीटर। यह पठार मुख्यतः झारखंड, व निकटवर्ती राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार है। सबसे खनिज संपन्न पठार है। इस पठारी क्षेत्र पर कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज आदि बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। बहुतायत रूप से पाए जाते हैं, यानी इनका भंडार जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। किसका? कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज। क्लियर? कोयला आप जानते ही हैं, कोयला भारत में बिजली बनाने के लिए काम में लिया जाता है। खनिजों में बढ़ाऊंगा। कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। लिग्नाइट सबसे ज़्यादा राजस्थान में और बिटुमिन सबसे ज़्यादा जो है कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार से सबसे ज़्यादा। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में जम्मू कश्मीर वगैरह क्षेत्रों से और थोड़े बहुत इलाकों से निकलता है। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे घटिया पीट होता है। जहाँ पर कोयला निकलता है, कोयले के साथ में ही किसके भंडार पाए जाते हैं? हीरा, सबसे महंगी चीज़ होती है। डायमंड, वेरी कॉस्टली क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है और सबसे बहुमूल्य रत्नों में माना जाता है। ये सब चीज़ें बनती कैसे हैं? तो जितने भी धरातल के ऊपर पेड़ पौधे, जीवाश्म, जीवों के अंश, मानव, सब धरती में जब उथल पुथल हो जाते हैं, नीचे दब जाते हैं, तो उनके दब करके और उनके सारे जीवों के जो अंश हैं वो पेट्रोलियम, कोयला, हीरा, ये सब बन जाते हैं। ओके, यस। हंसे क्यों? अच्छा, इशारा गलत हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है बन जाते हैं। लौह अयस्क, लौह अयस्क का मतलब होता है लोहे से संबंधित सभी चीज़ें, क्योंकि कोई भी खनिज कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। हर चीज़ उसमें क्या मिलती है? मिली हुई मिलती है, मिक्स रूप में मिलती है।
ओके यस। तो जाहिर सी बात है कि कोयले और हीरे जो है साथ में दबेंगे तो सब जो है मिक्स रूप में मिलेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि हीरा कहीं और हो, कोयले एक जगह ही पड़े मिले ऐसे। तो मतलब कहने का मतलब हीरे जो है वो कोयले की खान से मिलता। हीरा मध्य प्रदेश में पन्ना से निकलता है। कौन से जिले से? वर्तमान में अभी एक ही जिले। वैसे तेलंगाना के अंदर गोलकुंडा की खान पूरे विश्व की सबसे प्रसिद्ध किसकी खान थी? हीरे की खान थी। ठीक है। वर्तमान में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश से जो है जोहान्सबर्ग वाला जो इलाका है वहां से सबसे ज्यादा हीरे निकाले जा रहे हैं। तो पन्ना की खान मध्य प्रदेश में एकमात्र खान है जहां से हीरे उत्पादित होते हैं। और भारत की विश्व प्रसिद्ध खान थी जिसका नाम था तेलंगाना में गोलकुंडा की खान। किसकी खान? और ये वही गोलकुंडा की खान है साहब, अभी आगे आएगा, जिससे आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा हीरा, ओ माय गॉड, कोहिनूर हीरा निकाला गया था। जब कोहिनूर हीरा निकाला गया तो वहां के शासक से दूसरे शासक की लड़ाई हुई, उसने उससे लूट लिया। उस दूसरे शासक के वंश के अंदर जब निकला तेलंगाना से तो किसी दूसरे शासक ने लूट लिया और दूसरे शासक के ऊपर जो है मुगलों का आधिपत्य था, उसने मुगलों को जो है गिफ्ट में दे दिया। मुगलों से ये लूट करके कोई दूसरे लोग ले गए, दूसरे से कोई तीसरे लोग उठा करके ले आए और कोई चौथे पांचवें लोग ने अंग्रेजों को गिफ्ट में दे दिया। और जब वाइसराय के पास में गया तो वाइसराय ने गिफ्ट के तौर पर अपनी मैडम महारानी विक्टोरिया, लो मैडम फॉर योर गिफ्ट, आपके लिए, तो मैडम को दे दिया। मैडम ने इसके 3 टुकड़े करवा दिए। कितने टुकड़े करवा दिए? नाश जा इसका, 3 टुकड़े करवा दिए। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 2 टुकड़े। महारानी विक्टोरिया का जो ताज है उस ताज के अंदर 2 टुकड़े लगे हुए हैं, 1 टुकड़ा यहां और 1 टुकड़ा यहां विक्टोरिया के ताज में, और 1 टुकड़ा आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में, कहां पर में रखा हुआ है। आज ये ताज भी, महारानी विक्टोरिया का ताज जो है ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर ही रखा हुआ है। और अभी चर्चाएं जोर शोर पर चल रही है कि हमारे मोदी जी, क्या बात कर रही है इससे, हीरे लाने की बात कर रही है क्या कि ठाल्यावाइन? हमारे मोदी जी अभी जितने भी देशों में जाते हैं तो वो देश के लोग भारत से चुराई गई चीजें, भारत से लूटी गई चीजें प्रधानमंत्री मोदी को वापस देते हैं। तो हो सकता है कभी भविष्य में हमारा जो ये कोहिनूर हीरा जिसके 3 टुकड़े भारत में आ जाए। ओके, क्योंकि ये संपत्ति पर अधिकार किसका है? भारत का। क्लियर? तो अंग्रेजों को जो गिफ्ट के तौर पर दिया, अंग्रेजों ने महारानी विक्टोरिया को दिया, तो 1 टुकड़ा और ये 2 टुकड़ा, गूगल पर करना महारानी विक्टोरिया, तो आपको दिख जाएगा कि महारानी विक्टोरिया के ताज के अंदर जो है आपको ये टुकड़ा देखने को मिलेगा। राइट, वापस आते हैं। तो यहां से जो है कोयले के भंडार मिलते हैं, लौह अयस्क मिलता है और क्या मिलता है? मैग्नीज। ये लाइन लिख ली क्या? ये पूरे भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार है। और लिख ली क्या? यस। नेक्स्ट लिखेगा पॉइंट बना के, दामोदर नदी इस पठार के मध्य भाग से बहती है। दामोदर नदी इस पठार के मध्य भाग से बहती है। जो इस पठार को 2 भागों में बांटती है, जो इसे 2 भागों में बांटती है, दोनों के नाम लिख लो। नंबर 1 हजारीबाग कोडरमा का पठार, हजारीबाग या कोडरमा का पठार, और दूसरा रांची का पठार।
किसका पठार? रांची का पठार। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अतः, इसलिए, एक ही शब्द लिखना, क्या तो अतः लिखना या इसलिए लिखना। दामोदर नदी को भारत की कोयला नदी, भारत की कौन सी नदी? कोयला नदी व इसके घाटी को रूहर प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश? कई जगह पर आपको रूर भी मिल सकता है, रूर, रूहर ऐसे लिखा जाता है। देखो साहब, यूरोप का एक देश है जर्मनी, क्या नाम है? जर्मनी में एक नदी बहती है जिसका नाम है राइन, और राइन नदी की घाटी में क्या पाया जाता है? और उसकी घाटी का नाम है रूर। क्या नाम है? तो हमने तुलना की है हमारी दामोदर नदी की, किससे? राइन नदी से। किस देश की? उसकी घाटी को रूर घाटी कहते हैं, तो हमने हमारी दामोदर घाटी को भी क्या कह दिया? रूर प्रदेश। समझ गया मेरी बात? तो रूर एक्चुअल में जर्मनी का एक इलाका है जहां से क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। ओके, तो इसकी नदी घाटी को रूर प्रदेश कहते हैं। लिख लिया आपने? यस। इसे भारत की राइन नदी भी कहते हैं, इसे भारत की राइन नदी भी कहते हैं। लिख लिया? इस पठार की औसत ऊंचाई शायद लिख ली थी 700 मीटर। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ 1350 मीटर है। 1350 मीटर ब्रैकेट में कर लेना। सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर है। इस पठारी प्रदेश में, इस पठारी क्षेत्र से या प्रदेश से बहुत सी नदियों का, इस पठारी क्षेत्र से बहुत सी नदियों का उद्गम होता है। जैसे दामोदर, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, स्वर्णरेखा, बराकर, बराकर, बोकारो, बोकारो, बोकारो आदि लिख लिया। इस पठार के पश्चिम भाग में, इस पठार के पश्चिम भाग में
समतल शिखर वाली, समतल शिखर वाली उच्च भूमि ओब्लिक पहाड़ियां स्थित है, जिन्हें स्थानीय भाषा में, जिन्हें स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाट। पाट है जिसका सबसे ऊंचा भाग नेतरहाट पाट, नेतरहाट पाट, ब्रैकेट में कर देना 1180 मीटर, 1180 मीटर है। इस पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियां व उत्तरी पश्चिमी भाग में मेसा का पाट स्थित है। मेसा का पाट स्थित है। नेक्स्ट लिखिए साहब, दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार? दंडकारण्य का पठार। किसका पठार? दंडकारण्य। कल करवा दें इसको। मतलब तुम मेरे से परेशान हो? नहीं नहीं, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। तो हमने आज टॉपिक शुरू किया प्रायद्वीपीय भारत। जैसे जैसे टॉपिक की थोड़ी सी गहराई में जा रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में समझते हुए जा रहे होंगे आप लोग। तो मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपको तमाम बातें जो है समझ में आनी चाहिए। जो ये डायग्राम जो आप बना रहे हो, ये आपको घर जा करके लिख लिख के बनाना चाहिए, ठीक है ना, याद करके अच्छे से, बिना देखे। और यहाँ पर लास्ट हमने जो है मेवाड़ का पठार हमने पढ़ा दिया, यहाँ पर मध्य भारत का पठार हो गया, बुंदेलखंड हो गया, मालवा हो गया, बघेलखंड भी हो गया, ठीक है, छोटा नागपुर हो गया। फिर ये दंडकारण्य और दक्कन दोनों साथ में करवा के मेघालय और कार्बी आंगलोंग का पठार करके पठार भाग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम किस में चर्चा करेंगे? अरावली में, राइट, पहाड़ियों में। प्रत्येक पहाड़ी की ऊंची चोटी, कभी कभी आप देख रहे होंगे कि पठार के अंदर भी ऊंची ऊंची चोटियाँ आती जा रही है, और आ रही है क्या? यस। तो बताओ मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम? अभी बोला था मैंने, सिगार टॉप। देखिए साहब, लिख रखा है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिगार टॉप। लेकिन आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, मतलब सिर्फ नोट्स लिखने में आप समय जाया कर रहे थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। कल दंडकारण्य और दक्कन, कार्बी आंगलोंग और मेघालय का पढ़ा करके क्या करूँगा? कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।